ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी जिंदगी में एक अनोखे और चुनौतीपूर्ण मोड़ से गुजर रही है। एक ऐसी दास्तान जो हिम्मत, भावनाओं और सच्चाई का एक खूबसूरत मेल है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके दिल को छू लेगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और हर पल एक नई ऊर्जा से भर देगी। इस कहानी की नायिका एक साधारण सी लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी में आने वाली घटनाएं उसे असाधारण बना देती हैं। उसकी आवाज में दर्द है, हौसला है और एक ऐसी चमक है जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देती है। तो आइए चलते हैं इस अनोखी कहानी की ओर, जहां हर कदम पर एक नया सच सामने आएगा और हर पल आपको अपनी ओर खींचेगा। मेरा नाम राधिका है और यह मेरी कहानी है जो मैं आज आप सबके सामने रख रही हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा कर देती थीं और हर शाम चिड़ियों की चहचहाहट से आसमान गूंज उठता था। मेरे माता पिता साधारण किसान थे, जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि मुझे और मेरे छोटे भाई को एक अच्छी जिंदगी मिल सके। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी तय हुई। मेरे होने वाले पति का नाम विशाल था, एक सीधा सादा लड़का जो शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। शादी का दिन मेरे लिए बहुत खास था। नई साड़ी, चमचमाते गहने और ढेर सारी उम्मीदें मेरे दिल में बस गई थीं। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई, जो एक छोटे से कस्बे में था। वहाँ मेरा स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। मेरी सास ने मुझे गले लगाया और विशाल ने मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाया था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मेरे ससुर, जिनका नाम रामलाल था, एक सख्त मिजाज और चुप रहने वाले इंसान थे। शुरू में तो सब ठीक था, वो मुझसे कम ही बात करते थे और मैं भी उनसे ज्यादा नजदीकी नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। जब भी मैं घर में काम कर रही होती, उनकी नजरें मुझ पर ठहर जाती थीं। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन फिर एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, वो अचानक पीछे से आए और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं चौंक गई और फौरन पीछे हट गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह अनजाने में हुआ होगा। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में लग गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सुबह जब मैं कपड़े धो रही थी, वो फिर मेरे पास आए और बोले कि मेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर गया। मैंने हल्के से हाँ में जवाब दिया और वहां से चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। विशाल को बताना चाहती थी, लेकिन डर थी कि कहीं वो मेरी बात पर यकीन न करे या फिर घर में झगड़ा न हो जाए। मैं चुप रही, पर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। दिन बीतते गए और रामलाल का व्यवहार और अजीब होता गया। एक शाम जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई, वो भी ऊपर आ गए। वहां कोई और नहीं था। वो मेरे करीब आए और बोले कि मैं बहुत सुंदर हूं और विशाल बहुत खुशकिस्मत है। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे डराने वाली थी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे नीचे जाना है और तेजी से वहां से चली आई। उस रात मैं सो नहीं पाई, बार बार उनकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मुझे लग रहा था कि मैं किसी जाल में फंस रही हूँ। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे विशाल से बात करनी होगी। शाम को जब वो काम से लौटा, मैंने हिम्मत जुटाई और उसे सारी बात बताई। मैंने कहा कि रामलाल की नज़रें मुझे गलत लगती हैं और उनका व्यवहार ठीक नहीं है। विशाल पहले तो चुप रहा, फिर बोला कि मैं शायद गलत समझ रही हूँ। उसने कहा कि उसके पिता पुराने ख्यालों के हैं और शायद वो बस मुझे तारीफ करना चाहते होंगे। मैंने उससे कहा कि यह तारीफ नहीं, कुछ और है, लेकिन वो मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। मैं निराश हो गई, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने तरीके से इस समस्या का हल निकालना होगा। अगले कुछ दिन मैं रामलाल से बचने की कोशिश करने लगी। जब वो घर में होते, मैं अपने कमरे में रहती या सास के पास चली जाती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बच नहीं पाई। उस दिन विशाल को ऑफिस के काम से बाहर जाना था और सास अपने मायके गई थी। घर में सिर्फ मैं और रामलाल थे। मैं अपने कमरे में थी जब वो अचानक अंदर आए। मैंने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए,
तो वो हंसते हुए बोले कि बस मुझसे बात करने आए हैं। मैंने कहा कि मुझे काम है और मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन वो दरवाजे के पास खड़े हो गए। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने जोर से कहा कि वो वहां से हटे, लेकिन वो मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं डर के मारे चिल्लाई और किसी तरह उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर भागी। मैंने दरवाजा बंद किया और सांसें थामने की कोशिश की। उस पल मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा, वरना ये सब बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने मायके जाना चाहिए। अगले दिन जब विशाल लौटा, मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ दिन अपनी माँ के पास रहना है। उसने पूछा कि क्या बात है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वो मान गया और मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं अपने मायके पहुंची और वहां जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और कहा कि वो मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में विशाल से फिर से बात करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो कोई सख्त कदम उठाना होगा। मैंने माँ की बात मानी और अगले दिन विशाल को फ़ोन किया। मैंने उसे साफ साफ कहा कि जो कुछ भी हुआ वो सच है और मैं अब उस घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती। इस बार विशाल ने मेरी बात सुनी और कहा कि वो जल्दी ही मुझसे मिलने आएगा। कुछ दिन बाद विशाल मेरे मायके आया। हमने लंबी बात की और मैंने उसे बताया कि रामलाल ने मेरे साथ क्या क्या किया। विशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि वो अपने पिता से बात करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा फिर कभी न हो। मैंने उससे कहा कि मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। विशाल ने मेरी बात समझी और वादा किया कि वो मेरे लिए खड़ा होगा। अगले दिन वो अपने घर गया और रामलाल से बात की। मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन जब विशाल ने मुझे फ़ोन किया तो उसने कहा कि रामलाल ने अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी है। विशाल ने ये भी कहा कि वो चाहता है कि मैं वापस आऊं और हम साथ मिलकर इस सब से उबरें। मैंने कुछ सोचने के लिए वक्त मांगा। मेरे मन में अभी भी डर था, लेकिन विशाल की बातों से मुझे थोड़ा भरोसा हुआ। मैंने माँ से सलाह ली और उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका देना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। कुछ दिन बाद मैं वापस ससुराल गई। वहां पहुंचते ही विशाल ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब सब ठीक होगा। रामलाल मेरे सामने आए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी और उन्होंने कहा कि वो अपने व्यवहार को बदलेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले कुछ दिन सावधानी से गुजरे। मैं हर वक्त चौकन्नी रहती थी, लेकिन रामलाल का व्यवहार वाकई बदल गया था। वो मुझसे दूर रहते और जरूरत पड़ने पर ही बात करते। विशाल भी मेरा पूरा ख्याल रखता था। मुझे लगने लगा कि शायद अब चीजें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी था कि क्या ये बदलाव हमेशा रहेगा या फिर यह सिर्फ एक दिखावा है। मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए हमेशा तैयार रहूंगी, ताकि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं फौरन कदम उठा सकूं। समय बीतने लगा और धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। विशाल और मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। हमने साथ में वक्त बिताना शुरू किया, छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगे। एक दिन विशाल ने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक कंगन जो उसने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा था। उस पल मुझे लगा कि शायद हम वाकई इस बुरे वक्त से बाहर निकल आए हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन के एक कोने में एक छोटा सा शक अभी भी बाकी था। मैंने सोचा कि वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। अभी के लिए मैं अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देना चाहती थी, अपने सपनों को फिर से जीना चाहती थी। मैं अपने ससुराल में वापस आ चुकी थी और जिंदगी को एक नया मौका देना चाहती थी। विशाल का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता था और उसकी कोशिशें मुझे हर दिन ये भरोसा दिलाती थीं कि वो मेरे साथ खड़ा है। रामलाल का व्यवहार भी अब पहले जैसा नहीं था। वो मुझसे नजरें मिलाने से बचते थे और घर में अपने कामों में व्यस्त रहते थे। सास भी वापस आ गई थी और उनकी मौजूदगी से घर में एक अलग सा सुकून था। मैंने सोचा कि शायद ये तूफान अब सचमुच थम गया है, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा अभी भी सतर्क था, जैसे कोई आहट सुनने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया।
सुबह उठकर घर के काम निपटाती, फिर दोपहर में सास के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनती। वो मुझे अपने बचपन और शादी के दिनों की बातें बताती और उनकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी जो मुझे हिम्मत देती थी। विशाल शाम को घर लौटता और हम दोनों साथ में चाय पीते हुए दिन भर की बातें करते। ये छोटे छोटे पल मेरे लिए कीमती थे, क्योंकि इनमें एक नई उम्मीद की झलक थी। एक दिन सास ने कहा कि हमें पास के मंदिर में जाना चाहिए। उनका मानना था कि वहां पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। मैंने हामी भर दी। अगले दिन हम सब सुबह तैयार हुए और मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में खेतों की हरियाली और हवा की सनसनाहट ने मेरे मन को हल्का कर दिया। मंदिर पहुंचकर हमने पूजा की और मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि मेरी जिंदगी में अब कोई नया संकट न आए। वापस लौटते वक्त विशाल ने मुझसे कहा कि उसे मेरे साथ बहुत अच्छा लग रहा है और वो चाहता है कि हम एक छोटा सा परिवार शुरू करें। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा झिझकी, क्योंकि मेरे मन में अभी भी पुरानी बातों का असर था। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वो मुस्कुराकर मान गया। अगले कुछ हफ्ते शांति से बीते। मैं धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक शाम को विशाल ने बताया कि उसे ऑफिस में तरक्की मिली है और अब वो शहर में एक बेहतर नौकरी करेगा। उसने कहा कि हम वहाँ एक छोटा सा घर ले सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। ये खबर सुनकर मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। मुझे लगा कि शायद यह वही मौका है जो मुझे उस पुराने माहौल से पूरी तरह बाहर निकाल सकता है। मैंने हाँ कह दी और हमने योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में फिर से हलचल मचा दी। मैं बाजार से कुछ सामान लेकर लौटी थी और घर में घुसी ही थी कि रामलाल मेरे पास आए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो मुझे डराती थी। वो बोले कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं सामान रखने में। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं खुद कर लूंगी, लेकिन वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और रसोई में चली गई। वहां सास थी और उनकी मौजूदगी ने मुझे राहत दी। रामलाल वहां से चले गए, लेकिन मेरे दिल में फिर से वही डर जाग उठा। मैंने सोचा कि क्या ये बदलाव सिर्फ दिखावा था। उस रात मैंने विशाल को ये बात बताई। वो गुस्से से भर गया और बोला कि अब बहुत हो चुका। उसने कहा कि वो अपने पिता से साफ साफ बात करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम तुरंत शहर चले जाएंगे। अगले दिन सुबह विशाल ने रामलाल को बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि अगर ऐसा कुछ फिर हुआ तो वो मुझे लेकर हमेशा के लिए ये घर छोड़ देगा। रामलाल ने सफाई दी कि उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी, लेकिन विशाल ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा कि वो मेरी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन में एक सवाल उठ रहा था कि क्या ये डर कभी पूरी तरह खत्म होगा। कुछ दिन बाद विशाल ने बताया कि उसकी नौकरी का तबादला हो गया है और हमें अगले हफ्ते शहर जाना होगा। मैंने राहत की सांस ली। नया घर, नया माहौल, शायद यह मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। हमने सामान पैक करना शुरू किया। सास ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो चाहती हैं कि मैं खुश रहूं। रामलाल चुप थे, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जाने से एक दिन पहले मैंने घर को आखिरी बार देखा। यहाँ बहुत कुछ हुआ था, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अगले दिन हम शहर पहुंचे। नया घर छोटा था, लेकिन मेरे लिए एक सपने जैसा। विशाल ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब कोई डर नहीं होगा। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली, पर मेरे मन में एक छोटा सा कोना अभी भी सतर्क था। शहर की जिंदगी तेज थी। मैंने घर को सजाना शुरू किया, नए पड़ोसियों से मिली। एक दिन मैंने विशाल से कहा कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, शायद कोई छोटी नौकरी। उसने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि जो मुझे अच्छा लगे वो करूँ। मैंने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी शुरू की। वहाँ बच्चों की मुस्कान और उनकी मासूमियत ने मेरे दिल को सुकून दिया। मुझे लगने लगा कि मैं सचमुच अपने अतीत को पीछे छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से सोच में डाल दिया। विशाल को ऑफिस के काम से कुछ दिन बाहर जाना पड़ा। मैं घर पर अकेली थी।
रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। दरवाजा खोला तो सामने रामलाल खड़े थे। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो बोले कि वो विशाल से मिलने आए हैं और उन्हें नहीं पता था कि वो घर पर नहीं है। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे सच नहीं लगा। मैंने कहा कि वो सुबह आए, अभी रात हो चुकी है। वो चले गए, लेकिन मेरे मन में फिर से वही पुराना डर जाग उठा। मैंने तुरंत विशाल को फोन किया और सारी बात बताई। वो परेशान हो गया और बोला कि वो अगली ट्रेन से लौटेगा। उस रात मैंने दरवाजा अच्छे से बंद किया और सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। अगले दिन विशाल लौटा और उसने मुझसे कहा कि वो अपने पिता को अब कभी हमारे घर नहीं आने देगा। उसने रामलाल को फोन किया और सख्ती से कहा कि वो हमारी जिंदगी से दूर रहें। रामलाल ने कुछ सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने फोन काट दिया। उस दिन के बाद मैंने राहत महसूस की। विशाल ने मुझसे वादा किया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने उस पर भरोसा किया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पर आने लगी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना मुझे खुशी देता था। मैंने अपने लिए एक छोटा सा शौक शुरू किया, पौधे लगाना। हर सुबह उन्हें पानी देना और उनकी बढ़त देखना मेरे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। विशाल और मैं अब पहले से ज्यादा करीब आ गए थे। एक शाम उसने मुझसे फिर कहा कि क्या मैं अब परिवार शुरू करने के लिए तैयार हूँ। इस बार मैंने हाँ कह दी। मुझे लगा कि अब मैं उस डर से पूरी तरह बाहर निकल चुकी हूँ। लेकिन जिंदगी में कुछ भी पूरी तरह तय नहीं होता। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि रामलाल बीमार हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। चिट्ठी सास ने भेजी थी। मैंने विशाल को दिखाया। वो बोला कि यह मेरी मर्जी है कि मैं जाऊं या नहीं। मैंने सोचा कि शायद यह एक मौका है पुरानी बातों को हमेशा के लिए खत्म करने का। मैंने विशाल से कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ चले। उसने हामी भर दी। हम अगले दिन गांव के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि रामलाल वाकई कमजोर हो चुके थे। वो बिस्तर पर लेटे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। सास ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से कोई बीमारी है। रामलाल ने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा कि उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो चाहते हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूं। मैं चुप रही। मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। मैंने कहा कि मैं उन्हें माफ करना चाहती हूँ, लेकिन जो हुआ उसे भूलना आसान नहीं है। वो चुप हो गए। विशाल ने मुझसे कहा कि जो मुझे ठीक लगे वही करूं। मैंने सोचा कि शायद माफी देना मेरे लिए भी एक बोझ कम करेगा। मैंने रामलाल से कहा कि मैं उन्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। वो कुछ नहीं बोले, बस आंखें बंद कर लीं। हम उस दिन वापस शहर लौट आए। रास्ते में विशाल ने मुझसे कहा कि उसे मुझ पर गर्व है। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। मुझे लगा कि अब मैं सचमुच आज़ाद हूँ। शहर में वापस आने के बाद मेरी जिंदगी में एक नई शांति थी। रामलाल से मिलने और उन्हें माफ करने के बाद मेरे मन का एक भारी बोझ हल्का हो गया था। मैंने खुद को माफ करने की ताकत दी, क्योंकि कहीं न कहीं मैं खुद को भी उस डर के लिए जिम्मेदार मान रही थी जो मैंने इतने दिन सहा। विशाल मेरे इस फैसले से खुश था और उसने कहा कि अब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने तरीके से जी सकते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और अपने रोजमर्रा के कामों में फिर से लग गई। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए अब सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक खुशी का जरिया बन गया था। हर दिन उनके साथ वक्त बिताना, उनकी छोटी छोटी शरारतें सुनना और उनके सवालों के जवाब देना मुझे एक नया उद्देश्य दे रहा था। मैंने अपने पौधों की देखभाल को और गंभीरता से लिया। मेरे छोटे से बगीचे में अब गुलाब, चमेली और कुछ सब्जियों के पौधे भी थे। हर सुबह उन्हें पानी देना और उनकी हर नई कली को देखना मेरे लिए एक खूबसूरत अनुभव था। विशाल भी मेरे इस शौक में शामिल होने लगा। वो कभी कभी मेरे साथ बगीचे में बैठता और हम दोनों आने वाले दिनों की बातें करते। एक दिन उसने कहा कि हमें एक छोटा सा पालतू जानवर लेना चाहिए, शायद एक कुत्ता। मैंने हंसते हुए कहा कि पहले हमें अपने पौधों को तो संभाल लेने दो, फिर सोचेंगे।
वो भी हंस पड़ा और बोला कि ठीक है, वो मेरी बात मान लेगा। समय बीतता गया और हमारी जिंदगी में एक सादगी भरी खुशी बस गई। एक शाम जब मैं स्कूल से लौटी, विशाल ने मुझे बताया कि उसे ऑफिस से एक बोनस मिला है और वो चाहता है कि हम कहीं घूमने जाएं। मैंने पूछा कि कहाँ, तो उसने कहा कि चलो पहाड़ों पर चलते हैं, वहाँ की ठंडी हवा और शांति हमें तरोताजा कर देगी। मैंने फौरन हाँ कर दी। हमने अगले हफ्ते के लिए योजना बनाई और एक छोटे से हिल स्टेशन की टिकट बुक कर ली। जाने से पहले मैंने अपने स्कूल में छुट्टी ली और बगीचे की देखभाल के लिए पड़ोस की एक लड़की से बात की। जब हम हिल स्टेशन पहुंचे, वहां का नज़ारा मेरे दिल को छू गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और ठंडी हवा ने मुझे एक नई ऊर्जा दी। हमने वहां एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया और अगले कुछ दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। सुबह हम सैर पर जाते, दोपहर में नदी के किनारे बैठकर बातें करते और रात को तारों भरे आसमान को निहारते। एक रात विशाल ने मुझसे कहा कि उसे मेरे साथ यह जिंदगी बहुत प्यारी लगती है और वो चाहता है कि हमारा एक बच्चा हो। इस बार उसकी बात सुनकर मेरे मन में कोई झिझक नहीं थी। मैंने कहा कि हाँ, अब मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। वो खुशी से मेरे गले लग गया और बोला कि यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। वापस शहर लौटने के बाद हमने इस बारे में और बात की। मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली और कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर विशाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनने की कोशिश करेगा। मैंने भी मन ही मन ठान लिया कि मैं अपने बच्चे को वो सारी खुशियां दूंगी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी मिस की। अगले कुछ महीने मेरे लिए बहुत खास थे। मेरे शरीर में बदलाव आ रहे थे और हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता था। विशाल मेरा पूरा ख्याल रखता। वो मेरे लिए फल लाता, मेरे साथ डॉक्टर के पास जाता और रात को मेरे पैर दबाता। हमारे पड़ोसी भी हमारी खुशी में शामिल हो गए। एक दिन पड़ोस की आंटी ने कहा कि वो मेरे लिए एक छोटी सी पूजा रखना चाहती हैं ताकि मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से चले। मैंने उनकी बात मान ली और अगले दिन उनके घर गई। वहाँ कुछ और महिलाएं भी थीं, सबने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे लिए दुआएं मांगी। उस दिन मुझे लगा कि मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए भी जी रही हूँ। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन सुबह जब मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, मुझे अचानक तेज दर्द हुआ। मैंने फौरन विशाल को बुलाया। वो दौड़ता हुआ आया और मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ खतरे की बात नहीं है, लेकिन मुझे आराम करना होगा। विशाल ने मेरी नौकरी छुड़वा दी और कहा कि अब वो मेरे और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेगा। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि उस वक्त मुझे उसकी जरूरत थी। अगले कुछ हफ्ते मैंने बिस्तर पर ही बिताए। विशाल दिन में ऑफिस जाता और शाम को मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आता। एक दिन उसने कहा कि उसे अपने माता पिता से मिलने गांव जाना है, क्योंकि सास ने फोन करके बताया था कि रामलाल की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैंने कहा कि वो जाए, लेकिन जल्दी लौट आए। वो अगले दिन सुबह निकल गया और मैं घर पर अकेली रह गई। उस दिन शाम को मुझे फिर से हल्का दर्द हुआ। मैंने पड़ोस की आंटी को बुलाया और वो मुझे अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे अब पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है। मैंने विशाल को फ़ोन किया और उसने कहा कि वो अगले दिन तक लौट आएगा। रात को मैं अस्पताल में ही रही। अगले दिन सुबह विशाल आया और उसने बताया कि रामलाल अब ठीक हैं, लेकिन वो कमज़ोर हो गए हैं। उसने ये भी कहा कि सास चाहती हैं कि वो लोग हमारे पास शहर में कुछ दिन रहें। मैंने सोचा कि शायद ये ठीक नहीं होगा, लेकिन विशाल ने कहा कि वो मेरे साथ है और कुछ गलत नहीं होने देगा। मैंने उस पर भरोसा किया और हाँ कह दी। कुछ दिन बाद सास और रामलाल हमारे घर आए। मैं अभी भी अस्पताल से लौटी थी और बिस्तर पर थी। सास मेरे पास आईं और मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। रामलाल बाहर कमरे में बैठे थे और वो मुझसे मिलने नहीं आए। विशाल ने कहा कि वो उनके साथ सख्ती से पेश आएगा ताकि कोई परेशानी न हो। अगले कुछ दिन ठीक गुजरे।
सास मेरी देखभाल में लगी रहीं और रामलाल ज्यादातर बाहर ही रहते। एक सुबह जब मैं उठी, सास ने कहा कि वो मेरे लिए कुछ खास बनाना चाहती हैं। वो रसोई में चली गईं और मैं विशाल के साथ बैठकर बात करने लगी। तभी रामलाल अंदर आए और चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी नजरें नीची थीं और वो कुछ बोल नहीं रहे थे। विशाल ने उनसे पूछा कि उन्हें कुछ चाहिए, तो वो बोले कि बस वो मेरे बच्चे को देखना चाहते हैं जब वो पैदा हो। मैंने विशाल की ओर देखा और उसने मुझे इशारा किया कि सब ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा संदेह था। कुछ हफ्ते बाद मेरा डिलीवरी का वक्त आ गया। एक रात मुझे तेज दर्द शुरू हुआ और विशाल मुझे अस्पताल ले गया। सास और रामलाल घर पर ही रुके। अस्पताल में कई घंटों की मेहनत के बाद मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई। जब मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। विशाल ने उसे चूमा और कहा कि वो उसका नाम रिया रखना चाहता है। मैंने हाँ कह दी। अगले दिन हम घर लौटे।